नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला यूपी की तमाम अहम खबरों का शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से आ रही एक बड़ी खबर के साथ में। दरअसल मुरादाबाद में एक महिला ने एक मौलाना पर रेप का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब महिला गर्भवती हो गई तो मौलाना ने उसका धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया, जिसके बाद मौलाना के 3 सगे भाइयों और 2 बहनोई ने भी महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी मौलाना निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शादीशुदा महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए उसने मौलाना से संपर्क किया था, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती परवान चढ़ी। आरोप है कि इसी दौरान मौलाना ने महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। धर्म परिवर्तन करवाकर महिला का नाम भी बदल दिया। जानकारी के मुताबिक महिला 2016 से आरोपी निजामुद्दीन के साथ रह रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल एक प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ। हमारे ऑफिस में एक महिला आई, उसने कहा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी पहले, और 2016 में वो एक निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति मौलाना के संपर्क में आई, और संपर्क में आने के बाद उसने उसको बहलाया फुसलाया और उसके साथ संबंध बनाए। जब वो गर्भ से हो गई तो उससे जबरन उसका धर्मांतरण करा के उससे शादी कर ली। हमने एप्लीकेशन प्राप्त होने पर हमने तुरंत एसएचओ को कार्रवाई करने के लिए कहा। इसमें मुकदमा रामपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक पर एक नाबालिग लड़की पर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के युवक सुपाई उल हक पहले रामपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की से फेसबुक पर लड़की बनकर दोस्ती करता है। फिर दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। तब लड़की को पता चलता है कि जिससे वो बात कर रही थी वो एक लड़का है। बातचीत का सिलसिला बढ़ने के बाद लड़की को लड़के के मुस्लिम होने का पता चलता है, तो वो बात करने से मना कर देती है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का रहने वाला युवक लड़की की तलाश में रामपुर पहुंच जाता है। आरोप है कि वो 3 दिनों तक लड़की का पीछा करके उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक लड़की थी, नाबालिग, 16 साल उम्र है, मिलक क्षेत्र की रहने वाली। तो कुछ समय पहले इसके फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसने अपना नाम अलीसा बताया, लड़की का नाम बताया, और इनमें मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। फिर एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए गए। फिर जब आपस में बात होनी शुरू हुई तो उसे पता चला ये तो लड़का है और मुस्लिम है। तो लड़की थी, उसने मना किया कि जो है इस तरह से प्यार मोहब्बत हमारे बीच नहीं हो। लखनऊ कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला अदालत में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डीसीपी मुख्यालय और अन्य पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था परखते नजर आए। इस दौरान कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों और उनके सामान की भी जांच की गई। साथ ही कोर्ट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि डीसीपी मुख्यालय विशाल पांडे अन्य अधिकारियों के साथ सूरजपुर न्यायालय में बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड टीम, क्यूआरटी और पिनक कमांडो के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण किया गया। गेट पर लगी स्कैनर मशीन की भी जांच की गई, ताकि कोर्ट में आने वाले लोगों के सामान की जांच सही ढंग से की जा सके। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालूराम चौधरी ने डीसीपी से अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, इनकी संख्या को और भी बढ़ाना चाहिए, ताकि कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए। तो संजीव जीवा हत्याकांड के बाद पुलिस महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। लगातार कोर्ट परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में औरैया जिला कोर्ट परिसर में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। डीएम और एसपी ने साथ मिलकर व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान कोर्ट में आने जाने वाले लोगों की प्रमुखता से जांच और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की बात डीएम ने कही। वहीं एसपी ने कहा कि लखनऊ कोर्ट परिसर में हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। आगे भी कोर्ट परिसर में चेकिंग अभियान जारी रहेगा। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब और कप्तान साहब के साथ जनपद न्यायालय का भ्रमण किया गया और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है उसको देखा गया और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। कल लखनऊ में कोर्ट में घटना हुई थी, उसके दृष्टिगत सभी जनपदों में किया जा रहा है
और जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ, डीएम साहब के साथ पूरा भ्रमण किया, एक मीटिंग की। जो नियतन है उसके अनुसार जो फोर्स हमारा लगा है वो लगा है नहीं लगा है, उनके कार्यशैली में सुधार करने के लिए क्या क्या निर्देश देने चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई है और विस्तृत सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सुधार का पूरा प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में किसी प्रकार का इशू नहीं है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, उसके लिए पूरी। सपा नेता आजम खान के हेट स्पीच मामले में गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि अब इस मामले में फाइनल बहस के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। 22 जून को फाइनल बहस होगी। इस मामले में सफाई साक्ष्य के तहत गवाहों की गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 22 जून को कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से फाइनल बहस की जाएगी। ये मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना इलाके के धमोरा में आजम खान पर हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। स्पीच के दौरान आजम ने मुख्यमंत्री को कातिल बताते हुए और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ बयान दिया था। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की तरफ से सफाई साक्ष्य के तहत अंतिम गवाह केतकी गंगवार की गवाही होनी थी, लेकिन उनके वकील के गवाह को पेश न करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद अब फाइनल बहस के लिए 22 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। थाना शहजाद नगर की मुकदमा अपराध संख्या 130/19 जो मोहम्मद आजम खान साहब के विरुद्ध है, उसमें सफाई साक्ष्य में आज पत्रावली नियत थी। उनके सफाई साक्ष्य की सूची से एक गवाह केतकी गंगवार को आना था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह को उन्मोचन करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि इस गवाह को उनको पेश नहीं करना है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया। क्योंकि सफाई साक्ष्य के अनुसार उनको जो सूची दिए थे सारे गवाही हो गए हैं। अतीक अहमद के शार्प शूटर और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवि ने 36 घंटे के रिमांड के दौरान पुलिस के सामने कई राज खोले हैं। उसकी निशानदेही पर अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। 36 घंटे की रिमांड के दौरान सराय अकील पुलिस अब्दुल कवि को कई जगहों पर ले गई। कवि के पैतृक गांव भकंडा में पुलिस ने ट्यूबवेल के पास जमीन के अंदर से 32 बोर के पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 32 बोर का एक खाली खोखा भी बरामद किया है। इस दौरान अब्दुल कवि पुलिस से बार बार यह कहता भी नजर आ रहा था कि उसने अतीक अहमद का साथ बहुत पहले छोड़ दिया था। इस दौरान अब्दुल कवि की उस लाइसेंसी राइफल को भी बरामद करने की कोशिश की गई, जिसका लाइसेंस कौसाम्बी के डीएम सुजीत कुमार ने निरस्त कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अब्दुल कवि के घर वालों ने ना ही राइफल थाने में जमा कराई और ना ही किसी अधिकृत हथियार की दुकान पर जमा कराकर उसकी रसीद ली थी। राइफल की बरामदगी ना होने पर थाना सराय अकील में अब्दुल कवि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अब्दुल सऊद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर अब्दुल कवि को सराय अकील के एक मुकदमे में 36 घंटे का पुलिस रिमांड पर लाया गया था। इसके विरुद्ध 2020 में सराय अकील थाने पर 307/506 आईपीसी का भी पंजीकृत किया गया था। इसकी निशानदेही पर एक अदद पिस्टल, 32 बोर, एक मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। इसको वापस नियमानुसार जेल में दाखिल कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर के पिछले 44 दिनों से 45 गांव के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला किसान भी मौजूद थीं। प्रदर्शन के दौरान किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। किसानों ने प्राधिकरण के बाहर टेंट लगाकर डेरा डाल दिया है। किसानों ने प्राधिकरण पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 10% विकसित प्लॉट, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, निजी और सरकारी अस्पताल में छूट की भी मांग की है। मुद्दा है एक तो जो मतलब हमारे जो भूमिहीन है, 40 वर्ग मीटर की उनकी जमीन है और 10% का हमारा जो मतलब जो सरकार ने हमसे हमारे लिए जो कहा था सरकार ने कि भाई हमें 10% मिलेगा, तो हमें 10% क्यों नहीं मिल रहा है? भूमिहीन है उनकी जमीन क्यों नहीं मिल रही है? जो जिनके पास इनके मतलब अगर किसी के पास जो बेरोजगार है, मतलब तुम कहते हो हर चीज को लेकिन करते कुछ नहीं हो तुम। 40 दिन से यहाँ धरने में बैठे लोग बाग, क्या क्या उनका कोई सिखा? 41 दिन से यहाँ धरने में बैठे लोग बाग, क्या उनका परिवार नहीं, उनको नहीं दिखती ये सब? सरकार को ये चीज दिखनी चाहिए।
कि हमारा जो 10% है वो दो, भूमिहीनों को जमीन दो और 40 वर्ग मीटर की जो जमीन है उसे दो। संडे से स्टार्ट है, यहाँ पे रात को भी लोग स्टे करते हैं और मतलब कि खाना पानी सब पे लेडीज आती हैं यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के। अब ये जैसे अभी यहाँ पे चल रहे हैं कि बाहर के लोग इन्हें काम करने के लिए जाना है, हमारा काम नहीं है, इन लेडीजों का काम नहीं है, बस इनका ही काम है, इनको अपना ही दिखता है बस। और लोकल हमारे यहाँ के लोकलों में कोई भी प्राधिकरण का जॉब नहीं करता, बाहर के लोग जॉब करते हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए ना यहाँ पे। अब तो अगर मांगे नहीं मानी जाती है कब तक धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं रहेंगे, अब चाहे रात होना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। नरेंद्र खारी है और मैं यहाँ का जो है जिला सचिव अखिल भारतीय किसान। किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? हमें यहाँ 43 दिन बैठे हुए हो गए हैं। वैसे तो हम जो वर्षों से इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ आंदोलनरत हैं, लेकिन यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो किसानों की नहीं सुनते बिल्कुल भी। वो बिल्डरों का काम करते हैं, उद्योगपतियों का काम करते हैं, लेकिन जब किसान के काम करने की बात आती है तो उन्हें केवल टरकाने का ही काम करते हैं। उनसे जो वादे किए हैं, जैसे मसलन हमसे 10%। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल फेज 2 के याकूबपुर गांव में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी ने 2.5 लाख रुपए फिरौती की भी मांग की थी। इसी दौरान फेज 2 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से बच्चे को लेकर भाग रहे आरोपी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चे के चचेरे भाई ने ही किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी संतोष महतो का बच्चे के पिता से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद संतोष ने 4 साल के बच्चे अभिषेक को किडनैप कर फिरौती की मांग की थी। मामला यही था सर, ऐसे काम किया हमारे पास, तो वो भी हम दोनों साथ में काम कर रहे थे। उसके बाद वो सर बुलाया हम घर से, तो बोला पैसा नहीं मिला 3000 रुपये उसका, तो 3000 रुपये हम बोला 10 तारीख हम दे देंगे। उसको पहले झगड़ा हुआ, हम लोग मैंने अपने चाचा बदले में कहा ठीक है झगड़ा, हम तुम्हें 10 तारीख है हम दे देंगे पैसा। हमने बोला कहा ठीक है हम ऐसा चीज़ तुम्हें ले जाएंगे, तू हमारा पीछे डोलता रहेगा। उसके बाद फिर इसे ले गया 4 बजे कल शाम के। उसके बाद में हम खोजने लगा 10 बजे तक खोजे। उसके बाद में ना मिला तो पुलिस का 112 पर फ़ोन किया, वो आ गया, वो छानबीन शुरू कर दी। उसके बाद 4 घंटा पहले फ़ोन आया उसका 2.5 लाख रुपया 4 घंटे के अंदर बना दो। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं, जहां शिकोहाबाद थाने में कई साल पहले तैनात एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ये आरोप दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने लगाए हैं। महिला का आरोप है कि सिपाही ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पीड़िता मूल रूप से एटा की रहने वाली है। आरोप है कि उसकी दोस्ती पास के रहने वाले युवक मोहम्मद नासिर से हुई थी। दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े और फिर एक स्कूल में ही दोनों ने टीचिंग का काम भी किया। इस दौरान दोनों में नजदीकी बढ़ गई थी, लेकिन साल 2008 में पीड़िता की शादी एक स्क्रैप कारोबारी से हो गई। इस दौरान मोहम्मद नासिर की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई। साल 2017 में फेसबुक के जरिए दोनों में दोबारा दोस्ती हुई। पीड़िता का आरोप है कि शिकोहाबाद थाने में तैनात उसके प्रेमी पुलिसकर्मी ने उसे शिकोहाबाद बुलाया और फिर कमरे पर ले गया, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन के आखिर में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई है। वहीं आरोपी ड्राइवर गाड़ी के साथ मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बड़ौद कोतवाली इलाके के आर्यनगर के रहने वाले वकील अहमद बागपत कोतवाली इलाके के गौरीपुर में खिलौने बेचने का काम करते थे। देर रात वे एक होटल से खाना खाकर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे में उनकी मौत हो गई। राहगीर से जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं युवक की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम आसिफ है जी, बड़ौद के रहने वाले हैं। मेरा भैया गौरीपुर मोड़ पे खड़े हुए थे, इको वाले ने आके उनको टक्कर मार दी और हम रात हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे और अभी पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस कार्रवाई सब हो गई है, अब लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में। हम आसिफ है जी, बड़ौद के रहने वाले हैं। मेरा भैया गौरीपुर मोड़ पे खड़े हुए थे, इको वाले ने आके उनको टक्कर मार दी और हम रात हॉस्पिटल में लेकर आ गए थे और अभी पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस कार्रवाई सब हो गई है, अब लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।